हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नज़ीर इमाम। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल दर्पण द मिरर क्लासेस में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक अगला पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जो बिहार बोर्ड का जो परीक्षा हो रहा है क्लास 10 का, उसमें आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और सोशल साइंस का जो सेकेंड सीटिंग का पेपर आया हुआ था उसका हम लोग आज डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में, और साथ में ये भी समझेंगे कि प्रश्न का लेवल कैसा रहा, और इसमें आप लोग अपनी परफॉर्मेंस भी बता सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का ये पहला प्रश्न है। प्रश्न शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर बता दूं कि इस तरीके जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसमें से टोटल 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिनमें से आपके प्रत्येक प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए रहते हैं, जिनमें से किसी एक कोई एक ही विकल्प क्या होता है, सही होता है। उसमें से जो टोटल 80 प्रश्न, उसमें से किसी 40 प्रश्न का ही उत्तर देना होता है। एक बात मैं और बता दूं कि यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न संख्या कहते हैं, मान लो कि चलो अगर वो 40 के बजाय 80 अटैम्प्ट कर लेता है या 50 अटैम्प्ट कर लेता है, तो क्या उसका वो मार्क्स काउंट होगा? कितने मार्क्स काउंट होंगे? तो उसमें जो प्रथम 40 होता है, उसी का प्रश्न जो होता है आंसर काउंट होंगे, बाकी उसके बाद वाले प्रश्न काउंट नहीं होंगे। तो आंसर देते समय ये ध्यान रखना है कि जब भी हम उत्तर दें, 40 प्रथम 40 जो लिखा जाएगा ओमार सीट पर, वही काउंट होगा। उसके बाद अगर आप लिखते हैं तो वो काउंट नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में, ठीक है ना? तो चलो पहला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसी तरह से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है और बहुजन समाजवादी पार्टी है। इसमें समाजवादी पार्टी नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो लोकतांत्रिक स्वरूप आज़ादी के बाद से वो हमारा देश भारत है, ठीक है ना? तो ये इसका आंसर डी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? ये बात गांधी जी ने कही थी कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, गांधी जी ने कहा था। तो इसका आंसर कितना हो गया? बी हो जाएगा, गांधी जी। ताड़ी विद्रोह आंदोलन में से किस राज्य में शुरू किया गया था? ताड़ी विद्रोह आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न आ रहा है वो कह रहा है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? ये साइकिल जो यूपी का जो समाजवादी पार्टी है, वो उसका चुनाव चिन्ह साइकिल है, ठीक है? तो इसका आंसर समाजवादी पार्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 से संबंधित है? तो ये स्थानीय जो स्वशासन है, पंचायती राज्य है, उससे संबंधित है, ठीक है ना? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। और आया कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वेस्ट इंडीज जो संघ की स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी, 1958 में। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन संघों को एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? संघों का एक साथ आने का उदाहरण का मतलब ये हुआ कि फिर वो बाद में वापस जा भी सकते हैं, निकल भी सकते हैं। लेकिन भारत का ऐसा संविधान है जहाँ पर संघ में तो एक बार आ सकते हैं लेकिन दोबारा नहीं जा सकते, इसलिए इसका आंसर ए होगा, भारत। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात करें तो इसमें से बी ऑप्शन जो सैमसंग है, ये है हमारा, ये हो जाएगा इसका, बहुराष्ट्रीय कंपनी होता है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को है? तो प्रत्यक्ष एफडीआई है, जो मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र में होता है वर्तमान में हिसाब से देखा जाए तो। अभी के हिसाब से ये आंसर है, ठीक है ना? और आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस पे सबसे अधिक हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया था इसका प्रभाव। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया था। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ से है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई थी? तो ये 2400 कैलोरी निर्धारित की गई थी, ठीक है ना? जबकि 2100 कैलोरी ये शहरी के लिए, ये ग्रामीण के लिए है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से आ जाएगा कि निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग की बात करें तो इसमें से बी और डी और ये तीनों कृषि आधारित क्षेत्र है, जिसमें से सी क्या है? ये खनिज आधारित क्षेत्र है, तो ये सी इसका सीमेंट उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो यह है वैल्यू एडिशन मेथड, इसको कहते हैं मूल्य योग विधि। सी ऑप्शन इसका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975
1975 में हुई थी, 1975 में हुआ था। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके काल में हुई थी? ये डलहौजी के काल में हुआ था, डलहौजी के काल में हुआ था 1954 में। अगला प्रश्न है कि लाल कुर्ती नामक संगठन किसने बनाया था? लाल कुर्ती संगठन खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, लाल कुर्ती। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न हम देख लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ये वही है साइमन कमीशन वाला, ये ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन, नाम बदल के दे दिया है, तो सर जॉन साइमन थे इसके अध्यक्ष। और स्वेज नहर को कब खोला गया था? स्वेज नहर को 1869 में खोला गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यहाँ अगर सवाल को देखेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आता है, एक मुंबई और एक कोलकाता, लेकिन यहाँ सवाल कह रहा है कि प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कब हुआ था? तो स्थापना तो कोलकाता में हुआ था सबसे पहले, लेकिन स्थायी रूप से ये सफल नहीं हो पाया था, ठीक है ना, कुछ दिन के बाद बंद हो गया, लेकिन स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित हुआ था। लेकिन प्रश्न तो इसमें स्थायित्व की कुछ इस बात नहीं कर रहा है, तो हम इसका आंसर सी चले जाएंगे, कोलकाता ही जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रथम जो सूती वस्त्र उद्योग था वो कोलकाता ही माना जाएगा। इंदौर बंदरगाह की बात करें तो ये हमारा ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में ये स्थित है इंदौर बंदरगाह। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ये बिहार के भागलपुर जिले में ये स्थित है, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। जो अगला प्रश्न है निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा इसमें देखेंगे तो सुनामी है, बाढ़ है और भूकंप है। इसमें से आतंकवाद, ये मैन मेड जो डिजास्टर होता है वो होता है, ये मानव जनित आपदा होता है आतंकवाद। इसका आंसर सी हो जाएगा। कृष्णा राज्य सागर बांध किस नदी पर है? ये कहाँ गया? कावेरी, कावेरी नदी पर ये है, बना हुआ है। 28 अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ हम एक बात बता दें, यहाँ प्रश्नों की संख्या अगर नंबर इधर उधर हो जाएगा तो उससे नहीं चिंता करना है। प्रश्न संख्या को छोड़ करके हम प्रश्न को तुम लोग ध्यान रखना कि प्रश्न क्या है वो प्रश्न देख करके मिलाने, चूँकि हर किसी के पास ये ग्रुप जो सीरीज है वो ई तो नहीं होगा, तो इसलिए प्रश्न को देख करके उसका आंसर कर लेंगे। यहाँ जैसे प्रश्न हो सकता है कि 29 के बाद कोई दूसरा प्रश्न आ जाए, इस पे चूँकि स्लाइड अलग अलग है। तो अगला प्रश्न है भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो भूकंप की लहर जो होती है वो एपी सेंटर, अधिकेंद्र, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अधिकेंद्र, एपी सेंटर। निम्न में से एक भूकंप तरंग का मापन यंत्र कौन सा है? भूकंप मापन जो यंत्र होता है वो होता है सिस्मोग्राफ से मापते हैं, ठीक है ना। अगला है प्रश्न कि कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ जल के अभाव के कारण होता है, जल के अभाव, जल की कमी हो जाएगा, कृषि सुखाड़ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो इसमें अगर चारों ऑप्शन को देखें, वलित पर्वत क्षेत्र, भू तलीय दरार के क्षेत्र और महासागरीय गर्त, तो इसमें से सभी हो जाता है, इसमें सभी प्रभावित होते हैं भूकंप से। अगला प्रश्न है कैगा परमाणु विद्युत गृह, कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो ये कैगा कर्नाटक के अंदर आता है, ठीक है ना, कर्नाटक राज्य के अंदर ये विद्युत परियोजना आता है। जो अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भारत में सौर ऊर्जा है जो उसकी सबसे सर्वाधिक संभावनाएं हैं वो कौन सा है? तो राजस्थान में है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट है निम्न में कौन रोपड़ फसल की बात करें तो रबड़ है, चाय है, गन्ना, इनमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? देखो यहाँ ये ध्यान रखना है, नहीं शब्द है, बहुत बार ये क्या होगा, नहीं हमारे से अगर ये छूट गया तो इसका आंसर गलत हो सकता है। तो इसमें अगर देखें तो मटर, चना, मूंग, तो इसमें जो राजमा होता है, राजमा ये नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? बफर स्टॉक का मतलब होता है कि जैसे भारत में कृषि जो फसल होता है, अन्न उत्पादन होता है, तो उसका जो जैसे किसान ने फसल उगाया तो उसका भंडारण करना है, उसको स्टोर करके रख लिया जाता है, ताकि अभी जब ये उत्पादन हुआ है तो रहता है एकदम अच्छे क्वालिटी का होता है, लेकिन इसको स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि बाद में जब ये कृषि खाद्यान्न मार्केट से हट जाए तो इसी का उपयोग किया जाए, और इसका मिनिमम जो समर्थन मूल्य होता है उसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, ये ऑप्शन सही है। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना ये बर्नपुर में किया गया है, ठीक है ना, बर्नपुर में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मध्य रेलवे कहाँ है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई,
ठीक है ना। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो ये राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 होता है, ठीक है ना। नेशनल वाटरवेज नंबर 1 ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये बिल्कुल भी इजी प्रश्न है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा 1789 1789 में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी का संबंध कार्बोनरी से है, बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी, ठीक है ना। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। द कोसुत संघ का कोसुत का संबंध किस देश से है? कोसुत का संबंध हंगरी से है, ठीक है ना। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। रूस में प्रतिनिधित्मक संस्था ड्यूमा का गठन 1905 में किया गया था, 1905 में, सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए मतलब ये व्यापारियों के लिए जो चालू खाता है वो जो किया जाता है करेंट अकाउंट इसका किया जाता है, इसका चालू हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी, इसका आंसर डी हो गया। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो औद्योगिक उत्पादों की जो गुणवत्ता होता है उसको जांचने के लिए ISI मार्क का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ ध्यान रखेंगे, पूछा क्या है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछा है, वैश्विक नहीं पूछा है। तो इसमें 2 डेट देता है, एक 15 मार्च होता है, एक दूसरा 24 दिसंबर। तो जो ये 15 मार्च है ये वैश्विक होता है, पूरा वैश्विक वर्ल्ड कंज्यूमर डे होता है, लेकिन यहाँ तो राष्ट्रीय नेशनल कंज्यूमर डे पूछा है, तो इसमें 24 दिसंबर इसका सही आंसर होगा। 24 दिसंबर, बी ऑप्शन सही है, ए नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किस में बदल दिया गया है? तो ये है विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इसको बदल दिया गया है। निम्न में से कौन बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाया जाता है? तो बेरोजगारी के जो होता है कृषि क्षेत्र में वो छिपी बेरोजगारी होता है और मौसमी बेरोजगारी होता है, ये दोनों पाया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? तो 2016 में 8 नवंबर को यह किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा, 8 नवंबर 2016। अगला प्रश्न है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो ये खादर होता है, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की बात करें तो ये सितंबर 1987 में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में आता है ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को अब देख लेंगे यहाँ से। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची क्या होता है? ये उन विषयों की सूची होती है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं, तो उनमें से एक विषय शिक्षा है जो समवर्ती सूची के अंदर शामिल है, इसका आंसर डी हो गया। राष्ट्रवादी और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो 1992 में हुआ था ये, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो ये RBI करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा, ब्रूटलैंड आयोग ने किया था इसकी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेंगे अब यहाँ से। अगला प्रश्न है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो ये राजा महेंद्र थे। राजा महेंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया था, अपने लोकसभा को भंग कर दिया था, तो इसमें इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना, राजा महेंद्र। अगला प्रश्न है समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है? तो समकालीन विश्व में, ठीक है ना, तो इसका जो लोकप्रिय है वो है लोकतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न निम्न किस देश में एक दलीय प्रणाली का मतलब हो क्या? वहाँ पर केवल एक दल ही होगा जिसकी सरकार वहाँ बनती है, ये है चीन, ठीक है ना। भारत बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत है, यहाँ बहुत सारे दल होते हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा यूरो होता है, इसका आंसर डी हो गया, यूरो। न्यू इंडिया समाचार पत्र, यहाँ ध्यान रखें न्यू इंडिया है, यंग इंडिया नहीं। बहुत लोग क्या किए होंगे, इसको यंग इंडिया समझ के गांधी जी को मार दिए होंगे, लेकिन यहाँ गांधी जी नहीं होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया की जो समाचार पत्र लिखा था वो एनी बेसेंट ने किया था, तो एनी बेसेंट इसका करेक्ट आंसर होगा, बी। अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस हम सब जानते हैं कि 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये
जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी, ये जिसका जो चांसलर था वो मेटरनिक था, और इसका उद्देश्य जो था वो नेपोलियन ने जो वहाँ की व्यवस्था बदल के रख दी थी तो उसी को वापस स्थापित करना था, वो था राजतंत्रों की पुनर्स्थापना करना। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो ये यूनान का निवासी था, ठीक है ना, यूनान का रहने वाला था। अगला प्रश्न को देखेंगे यहाँ से, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल डिब्रू सैखोवा है, ठीक है ना, सैखोवा। नेक्स्ट प्रश्न है क्यूनाइन। ये क्यूनाइन जो होता है या क्यूनाइन, ये मलेरिया के लिए प्रयोग किया जाता है, जो सिंकोना वृक्ष से निकाला जाता है, ये मलेरिया के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी प्रश्न ऐसा पूछा गया जो कठिन प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर वैसे ब्रेस्ट लिटोवस की संधि होता है, ठीक है ना, जिसमें 1917 में रूसी क्रांति के कारण यहाँ से रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से अपने आप को अलग कर दिया था, तो वहाँ पर उसने संधि की थी ब्रेस्ट लिटोवस की संधि, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। नेक्स्ट है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से क्या पोर्ट्स डैम की घोषणा किया थी? तो ये जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए ये किया गया था, ठीक है ना, ये घोषणा। तो इसका आंसर सी ए हो जाएगा, जापान का आत्मसमर्पण। जो अगला प्रश्न है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसमें अभी के समय में वर्तमान में 18 हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापना कहाँ हुई थी? ये शिव समुद्रम में हुआ था, ठीक है ना। इसका आंसर ए हो जाएगा, शिव समुद्रम। निम्न में किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? तो इसमें किया था डच भाषी ने, ठीक है ना। इसका बी आंसर हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? तो ये जो विभाजन होता है, जो उच्च से निम्न की तरफ जाते हैं, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सी इसका ऊर्ध्वाधर वितरण, सी सही है। निम्न में कौन नगर निगम का प्रमुख है? नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है, ठीक है ना, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये देखो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैट्रिक के परीक्षा में, सोचना भी चाहिए इस बोर्ड वाले लोग को भी, ठीक है ना। इतने कठिन प्रश्न पूछे गए हैं जिसका उत्तर दे पाना विद्यार्थियों के लिए जो 10th में पढ़े उसके लिए इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ये काफ़ी प्रश्न टफ आए हुए हैं, ठीक है ना। खासतौर से सेकेंड सिटिंग के जो पेपर आ रहे हैं उसमें कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। वैसे इसका आंसर मैं यहाँ बता दूँ, ये इब्राहिम रहमतुल्लाह थे जिनको प्रथम इसके जो राजस्व आयोग था उसका अध्यक्ष चुना गया था 1921 में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में शुरू किया गया था। जो प्रश्न नेक्स्ट है वो है कि चलो 1929 के आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा था? तो ये अमेरिका के ऊपर पड़ा था, ठीक है ना। इसका आंसर बी हो जाएगा। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संगठन का स्थापना किया गया था? तो अगर देखें हम जो वर्ल्ड वार फर्स्ट की बात करें तो उसमें जो विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो 1929 के बाद, ठीक है ना, 1929 के बाद जो स्थिति थी काफ़ी आर्थिक मंदी और विश्व युद्ध के को लेकर के स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी, ठीक है ना। 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और उसके बाद की स्थिति ये ऐसी कुछ हो गई थी, विश्व आर्थिक मंदी। तो इसी से निपटने के लिए जो चीज़ें हुई थी, तो अमेरिका में एक ब्रेटन वुड्स की सम्मेलन हुई थी, ठीक है ना, वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो उसी सम्मेलन में क्या हुआ था, उस वक्त राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, ठीक है ना। उसमें 2 संस्थाएं की स्थापना किया गया था, एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा विश्व बैंक। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि वैसी कौन सी संस्था है, तो इस आंसर तो दोनों होना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर हम जाएंगे तो एक के साथ चले जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में चले जाएंगे, 76 का ये। अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न खत्म हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं एक बार, फिर कोई प्रश्न छूटता है तो उसको मैं एक बार यहाँ डिस्कस कर लूँगा। ये सारे सब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो चलो अब ये प्रश्न नहीं है, मेरे ख्याल से सारे प्रश्न हो गए हैं। यही हमारे पास पेपर आया हुआ था तो मैंने वहाँ पर एक तरफ से सारे प्रश्न को कर दिया है। तो अगर कोई प्रश्न छूटता है तो मुझे भेज सकते हो, पूछ सकते हो इस कमेंट बॉक्स में, मैं फिर उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। जो मेरे पास पेपर आया था उसी को मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। अब इसकी बात करें, जो पेपर लेवल था, वो प्रश्न का जो लेवल था वो काफ़ी कठिन प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे में उत्तर दे पाना जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत कठिन ये प्रश्न
फर्स्ट सिटिंग में इस तरह के प्रश्न नहीं आए। फर्स्ट सिटिंग में प्रश्न को देखा गया तो वहाँ पर इसकी सेकंड की अपेक्षा, सेकंड सिटिंग की अपेक्षा प्रश्न फर्स्ट सिटिंग में प्रश्न इजी पूछे गए हैं, चाहे वो साइंस के हो या मैथ के हो। और इस सोशल साइंस का, सोशल साइंस में तो बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल पूछा गया प्रश्न को। तो खैर जो भी प्रश्न आया, अब तो एग्ज़ाम हो गया, तो आप लोगों ने अपना परफॉर्मेंस चेक करिए कि कितना प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में सही हो रहा है, और मुझे भी बताइए। अगर इस प्रश्न को लेकर किसी प्रकार का डाउट है तो भी हमें बताइए, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो आज का ये हमारा सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।